30 जनवरी को सोना और चांदी में आई ऐतिहासिक गिरावट ने पूरी दुनिया के बुलियन बाजार को हिला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा केविन वार्श को नया फेड चेयरमैन नामित करने के बाद डॉलर मजबूत हुआ और कीमती धातुओं में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। क्या सोना चांदी का बुल मार्केट खत्म हो गया या ये गिरावट आने वाली महाबहाली की तैयारी है? इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, रिकॉर्ड हाई से अचानक गिरावट, मार्जिन कॉल्स, मुनाफा वसूली और निवेशकों की घबराहट, क्या यह सिर्फ एक करेक्शन है या ट्रेंड बदल चुका है? नमस्कार कमल जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद समय समय पे निवेशकों को और सारे ट्रेडर्स को अपडेट रखने के लिए। और ये कोई अचानक नहीं हुआ, जैसा कि आपने बोला कि ये सब अचानक, तो अचानक नहीं हुआ। हम देख रहे थे कि वर्ष 2025 में जो मार्केट ने जबरदस्त रिटर्न दिखाए थे, चाहे सोना हो चांदी, और वर्ष 2026 की शुरुआत से ही वो जो रफ्तार है मार्केट की जारी थी। वर्ष 2026 के लिए जो हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वहां पे सोना 1,80,000 तक भारतीय बाजारों में जाएगा, जो कि पूरे वर्ष के टारगेट थे। और इंटरनेशनल मार्केट में $5,600 का जो इनिशियल हम लक्ष्य लेकर के चल रहे थे। वहीं चांदी में हम लगभग 100 से $120 प्रति ट्रायंस का लक्ष्य लेकर के चल रहे थे। और भारतीय बाजारों में हम 3 लाख का लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, जो कि हमने फर्दर रिवाइज करके 4 लाख किया था। तो जो लक्ष्य हमने पूरे साल के लिए निर्धारित किए थे, वो लक्ष्य हमने 1 महीने से भी कम समय में आते हुए देखे। तो इसको हम साधारण भाषा में अगर ये कहें तो ये एक प्री मैच्योर बेबी जो हम बोलते हैं, उस तरह के जो संकेत है वो मार्केट में बनते हुए नजर आए। तो जब कोई भी तेजी की जो रफ्तार है अगर वो ज्यादा फास्ट होती है, तो फिर मार्केट के जो करेक्शन है वो भी उतने ही, हम कह सकते हैं कि तीव्र गति से होते हैं। और कल के मार्केट में जो करेक्शन का कारण है वो मार्केट करेक्शन के लिए तैयार था, लेकिन ऐसे समय में यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा नए फेड चेयरमैन का नॉमिनेशन, और जो जिस पर्सन को उन्होंने नॉमिनेट किया है वो वहां पे डॉलर की जो हम कह सकते हैं कि मजबूती के लिए जाने जाते हैं, साथ ही वो क्रिप्टो मार्केट के बड़े पैरोकार भी हैं। तो इस चीज को देखते हुए वहां पे एक मुनाफा वसूली की शुरुआत हुई। फिर कल शाम के सत्र में यूएस के जो पीपीआई के नंबर्स आए थे इन्फ्लेशन के, वह भी अप्रत्याशित रूप से बढ़कर के आए। तो वहां से जो ट्रिगर के बाद ट्रिगर जो है मुनाफा वसूली का आता हुआ नजर आया। और ऐसे में जब मार्केट में 10% से ज्यादा का फॉल आ चुका था, जब कॉमेक्स सेशन ओपन थे, तो वहां पे फिर मार्जिन कॉल जो है वो ट्रिगर होना शुरू हो गए, जिसके चलते हमने एक सीवियर सेल ऑफ जो है कल के मार्केट में देखा, जो कि इतिहास का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सिंगल डे का जो फॉल है वो सोने और चांदी में देखने को मिला। कमल जी। जी, तो मनोज जी, ये बुल मार्केट का टर्निंग पॉइंट तो नहीं होगा? देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं साफ करना चाहता हूँ। कल से हमारे पास जब मार्केट में गिरावट आई तो उसके बाद से काफी सारे निवेशकों के लगातार फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। और कल की गिरावट के पहले भी जब हमारे लक्ष्य हासिल हो गए थे 30 तारीख को, तो हमने वहां पे साफ तौर पर निवेशकों को जो है मुनाफा वसूली के बारे में आगाह भी किया था। और यह भी बताया था कि अगर आप पूरी पोजीशन अपनी नहीं काटना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको पोजीशन को अब हल्का रखना चाहिए, क्योंकि सामने यूनियन बजट भी है। और जिस तरह से यहाँ पे हमने बड़ी तेजी मार्केट में आते हुए देखी है, तो मार्केट कभी भी मुनाफा वसूली दिखा सकता है। तो काफी हद तक हम हमारे निवेशकों को और ट्रेडर्स को इस चीज के लिए जागरूक करके चल रहे थे। लेकिन ये भी सत्य है कि कोई भी ट्रेडर जो मार्केट में व्यापार करता है वो अपनी पूरी पोजीशन 100% कभी भी जीरो नहीं करता है। तो कोई भी निवेशक या ट्रेडर जो लंबे समय से इस व्यापार में संलग्न है, तो निश्चित रूप से उनकी कुछ ना कुछ पोजीशन तो रही होगी, और जिसका इम्पैक्ट कल के फॉल की वजह से उनके पोर्टफोलियो पर भी पड़ता हुआ नजर आया होगा। तो एक बड़ा सवाल ये जो उभरता हुआ नजर आ रहा है, जो आपने पूछा कि ये बुल मार्केट का एंड है या अभी जो तेजी है वो बची हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम कोई भी एसेट क्लास में जब इतनी बड़ी तेजी देखते हैं, चांदी की तेजी हमने शुरुआत होते हुए देखी थी लगभग $26 से, और हम $121 तक आए, तो वहां पे हमने लगभग $100 की तेजी निचले स्तरों से आते हुए देखी, $95 की। इसी तरह सोने में भी हमने देखा कि जो लगभग $2,000 के आसपास से जो बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो $5,600 के हाईज हमने इस सप्ताह में बनते हुए देखे।
तो जब इतनी बड़ी तेजी मार्केट में आती है तो फिर वहां पे जो मार्केट है वो रिट्रेसमेंट दिखाता है, लेकिन ग्रेजुअली दिखाता है। लेकिन इस बार हमने देखा कि वो सिंगल डे में वो चीज होती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि जो बुल मार्केट जो होते हैं लंबे समय के, वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। और इस तरह के जो करेक्शंस आते हैं वो निवेशकों को बार बार ये बताते हैं कि आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट को दुरुस्त रखना है, अपनी पोजीशन को जरूरत से ज्यादा लीवरेज नहीं करना है, ताकि अगर मार्केट में इतने बड़े फॉल भी आए तो आप वहां पे मार्केट के इस फॉल को सहन कर सकें। तो इस चीज से दो चीजें यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली है कि मार्केट में जब तेजी आती है तो उसके बाद मंदी भी आ सकती है, तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज करके नहीं चलना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए और ओवर लिवरेजिंग नहीं होनी चाहिए। जब हमारे रेगुलेटर ने मार्जिन बढ़ाए थे और हम कह सकते हैं कि जो 25 से 30% मार्जिन जो है सोने और चांदी के ऊपर कर दिए थे, तब काफी सारे जो ट्रेडर्स है वो हमको बार बार बोलते थे, कमल जी, कि इतने बढ़े हुए मार्जिन में हम काम कैसे करेंगे। तो रेगुलेटर यहाँ पे सतर्क थे और उन्होंने निवेशकों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर मार्जिन कम होते तो उनकी पोजीशन और भी बड़ी हो सकती थी, तो उन्होंने निवेशकों का ध्यान रखते हुए जब मार्जिन बढ़ाया, तो हम कह सकते हैं कि इस बढ़े हुए मार्जिन के चलते एक्सचेंज भी जो है इतने बड़े फॉल में चलती हुई नजर आई। कोई ब्रोकर के यहाँ भी किसी प्रकार के ट्रेडिंग हॉल्ट नहीं हुई और निवेशक भी जो है अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, क्योंकि उन्होंने 30% मार्जिन जमा की हुई थी। तो उसमें से काफी सारे निवेशक जो है समय रहते अपनी पोजीशन भी काट पाए। तो मेरा यही कहना है कि जो लंबी अवधि के बुल मार्केट है वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। एक बड़ी तेजी हमने मार्केट में देखी थी, उसके बाद करेक्शन संभावित था। मार्केट उस करेक्शन को यहाँ पे जो है करते हुए देख रहा है। और हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि अगले 1 से 2 महीने कुछ कंसोलिडेशन पीरियड में रहे, लेकिन जो लंबी अवधि के जो बुल मार्केट है वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, कमल जी। जी मनोज जी, मैं केविन वार्श को लेकर के आपसे अभी दो सवाल पूछूंगा, लेकिन अभी जो आपने बात कही उसको देख करके एक बात बहुत स्पष्ट बताएं कि एक ट्रेडर को अब करना क्या चाहिए। क्योंकि लोग ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मार्केट जिस तरह बढ़ रहा था, रोज 30-30 हजार रुपए अगर चांदी बढ़ रही है तो 50 हजार गिरने के लिए तैयार रहना भी चाहिए। लेकिन असल में अब ट्रेडर करें क्या, फैसला क्या करें? देखिए, ट्रेडर्स को मेरा मानना है कि अभी कम से कम 5-7 दिन यहाँ पे मार्केट को स्टेबल होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। कल हमने काफी बड़े रूप में न सिर्फ भारतीय बाजारों में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मार्जिन कॉल जो है वो ट्रिगर होते हुए देखे हैं। कल यूनियन बजट भी है, वहां पे भी ड्यूटी को लेकर के काफी यहाँ पे रूमर्स है कि ड्यूटी बढ़ सकती है या घट सकती है। तो एक बार इन सब चीजों को सेटल होने दें, नेक्स्ट वीक मार्केट को एक बार स्टेबल होने दें। ये 24 घंटे 365 दिन की मार्केट है, कमल जी। मार्केट कभी भी कहीं जाने वाली नहीं है। तो जैसा अपने हिंदू धर्म में हम कई बार जो है हमारे पेट की सफाई के लिए उपवास करते हैं, तो इसी तरह से ट्रेडर्स को भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 सप्ताह का उपवास ट्रेड के लिए करना चाहिए। एक बार मार्केट को स्टेबल होने दे, फिर नया ट्रेड लें। जहां तक निवेशकों का सवाल है, जो लंबी अवधि के लिए निवेशक पैसा लगा रहे थे या लगाना चाहते थे, तो उनके लिए मेरा यही जवाब है कि जिनको 4 लाख रुपए में चांदी अच्छी लग रही थी, तो उनको 2.5 लाख रुपए में चांदी क्यों अच्छी नहीं लगना चाहिए। या जब 2 लाख रुपए में आपको 1,80,000 में सोना अच्छा लग रहा था, तो 1,40,000 में क्यों अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, जो लंबी अवधि के लिए सोने और चांदी में निवेश का प्लान कर रहे थे, अब उनके लिए सही मौका है मार्केट में एंट्री करने का। इवन वो चाहे तो अपने निवेश का 10-15% जो है यहाँ पे लमसम भी डाल सकते हैं। और जिन्होंने यहाँ पे एसआईपी करने के बारे में सोचा था लेकिन मार्केट की तेजी में कर नहीं पाए थे, तो ये उनके लिए बहुत ही सही समय है इस मार्केट में सोने और चांदी की एसआईपी की शुरुआत करने के। जी अब मनोज जी, केविन वार्श को लेकर के मेरे दो सवाल हैं कि केविन वार्श की नियुक्ति से फेड पॉलिसी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, और डॉलर की मजबूती, क्योंकि आपने कहा कि वो डॉलर की मजबूती के पैरोकार हैं, तो सोने चांदी पर असर कितने समय तक रह सकता है? देखिए कमल जी, यहाँ पे निवेशकों को ये भी मैं बताना चाहूंगा कि केविन वार्श का भी नॉमिनेशन हुआ है। उनके नॉमिनेशन की पुष्टि अभी वहाँ पे जो हाउस है यूएस का वो करेगा। और उस पे सहमति जो है बनते बनते फरवरी अंत तक का समय लगेगा। जी उसके बाद जो वर्तमान जो फेड चेयरमैन है उनका कार्यकाल मई मंथ तक है। उसके बाद केविन वार्श आएंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि जून महीने से वो सही मायनों में जो है उस पद पे जो है प्रतिष्ठित होंगे। तो अभी जनवरी से जून के बीच में और 5 महीने का समय है। जो वर्तमान यहाँ पे फेड चेयरमैन है वही रहने वाले हैं, एक चीज।
दूसरी चीज, जब जून महीने में नए फेड चेयरमैन आएंगे तो वो उस समय के जो भी इकोनॉमिक डेटा होंगे यूएस के, उसको देखते हुए कोई भी निर्णय लेंगे। जहां तक डॉलर की मजबूती का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि जो यूएस की वर्तमान इकोनॉमिक हालत है और जितने बड़े डेट पे यूएस इकोनॉमी बैठी हुई है, उसको देखते हुए कोई भी वहां पे यूएस का जो नया फेड चेयरमैन आएगा वो डॉलर को बहुत ज्यादा मजबूत करने की वहां पे इच्छा रखेगा। तो वो पैरोकार जरूर हैं डॉलर को मजबूत करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे डॉलर को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप डॉलर को मजबूत करोगे तो आप जो मेक इन अमेरिका की बात कर रहे हो, जो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में लगाने की बात कर रहे हो, वो आपका जो प्लान है वो वहां पे फेल होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, आपके जो डेट की सर्विसिंग है वो भारी पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब आपका डॉलर मजबूत होगा आपके बॉन्ड की दरें बढ़ेगी, तो जो आपने 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट है उसकी सर्विसिंग आपको भारी पड़ेगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए नए जो फेड चेयरमैन है वो निर्णय लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट और जो वर्तमान फेड चेयरमैन है ये भी ब्याज दरों को कम रखने की लगातार जो है वकालत करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में अभी जो वर्तमान में 3.75% यूएस की जो ब्याज दरें हैं फेडरल रिजर्व की, अगर वहां से 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है और अगर डॉलर में अगर 100 से 200 बेसिस पॉइंट की अगर बढ़त भी आती है, तो मेरा मानना है कि कम जो ब्याज दरें हैं उस इफेक्ट को नलीफाई करती हुई नजर आएगी। दूसरा, यहाँ पे जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है और जो ट्रेड वॉर जारी है, तो उसके चलते जो डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो कोई समाप्त होने वाला नहीं है। एक और मुख्य चीज जो मैं यहाँ पे साफ करना चाहता हूँ कि जो फेड के नए चेयरमैन जो आएंगे और जो यूएस के प्रेसिडेंट है, वो दोनों क्रिप्टो असेट के काफी बड़े पक्षधर हैं। लेकिन निवेशकों को यहाँ पे क्रिप्टो के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो जो है एक ऐसी असेट क्लास है जिसका कोई अंडरलाइंग नहीं है। मतलब जो भी है वो सब हम कह सकते हैं कि क्लाउड में ही है। तो जब हर चीज, मतलब पूरी चीज आपकी क्लाउड में ही हो, तो जब बादल छंटते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो संपत्ति है वो भी छंट जाए। तो भारतीय निवेशक जो कि अपना पैसा काफी मेहनत से कमाते हैं और उस कमाई से कुछ पैसे की बचत करते हैं, तो उनको इस तरह के असेट क्लास से बचना चाहिए। ये बहुत ज्यादा रिस्कियर असेट क्लास होते हैं। सोना और चांदी, हमने देखा है, इतिहास गवाह है कि जब जब भी सोने और चांदी में बड़ी गिरावट आई है उसके बाद सोना चांदी वापस खड़े हुए हैं। और ना सिर्फ खड़े हुए हैं, उन्होंने निवेशकों को मालामाल भी किया है। और अभी भी अगर हम देखें तो सोने के जो रिटर्न्स हैं पिछले 25 वर्षों की अगर बात करें, बहुत ज्यादा हम दूर नहीं जाएंगे, तो भी सोना जो है सारे एसेट क्लास को दुनिया में अभी बीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो गिरावट है ये मार्केट का एक, हम कह सकते हैं कि पार्ट एंड पार्सल है, और एक बड़ी रैली के बाद इस तरह के करेक्शन होते हैं। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वो पैनिक करके यहाँ पे अपने निवेश से एग्जिट ना करें। इवन जो यहाँ पे लंबी अवधि के लिए निवेश के बारे में सोच रहे थे, तो ये उनके लिए सही समय है कि अपनी एसआईपी की शुरुआत करें। कमल जी। जी। अब मनोज जी, हम चांदी की बात करें तो देखिए, जिन देशों के पास चांदी का सबसे बड़ा रिजर्व है उन्होंने भी इस गिरावट में 1 किलो चांदी भी नहीं बेची। चाइना ने अपनी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया और इंडस्ट्रियल जो डिमांड है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब बहुत जगह ऐसी चर्चाएं चल गई कि चांदी में और हाहाकार मच जाएगा। क्या कोई ऐसा बदलाव आपको दिख रहा है कि चांदी में वाकई ऐसा हो जाएगा, या चांदी फिर से वापस अपने उसी रास्ते पर चल पड़ेगी जो जिस पे चल रही थी? देखिए, चांदी एक औद्योगिक मेटल है, प्रेशियस मेटल के साथ में, और ये हमेशा से वोलेटाइल रही है। जो चांदी का मूव आया था वो, जैसे मैंने बताया कि निचले स्तरों से लगभग हमने $95 की जो रैली इस करंट मार्केट साइकिल में देखी, और वहां से हमने शार्प करेक्शन भी देखा, लगभग 45-46 डॉलर जो है ऊपरी लेवल से 2 दिन में साफ होते हुए नजर आए। और अगर हम उसको परसेंटेज टर्म्स में देखें तो लगभग 40% की करेक्शन मार्केट ने दिखाई है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि अगर कोई मेटल वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज में आ रहा है और पिछले 6 वर्षों से उसकी स्केर्सिटी है, नए माइंस कोई आपके लगना नहीं है, तो जो फंडामेंटल है वो जस के तस हैं। हम कह सकते हैं कि एक जो फोबो मार्केट में बना था और हर आदमी चांदी की तरफ भाग रहा था, तो उसके चलते हम अप्रत्याशित बढ़त यहाँ पे आते हुए देख रहे थे, जो अब वहां पे वापस जो है करेक्ट होती हुई नजर आई है। मेरा मानना है कि यहाँ पे मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, मे बी 1 और 2 मंथ, और उसके बाद मार्केट फिर अपने फंडामेंटल्स पे चलता हुआ नजर आएगा। तो फंडामेंटल मजबूत है, जो औद्योगिक डिमांड है वो बनी रहेगी। साथ ही यहाँ पे जो सप्लाई साइड है वो ऑलरेडी टाइट है। चाइना ने अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है, यूएस के क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में चांदी अभी भी शामिल है।
तो जो फंडामेंटल चांदी के थे, जो कल थे, वो आज भी बरकरार है। हम यही कहेंगे कि मार्केट जो एक ओवर स्पीड में चल रहा था, उस पे कल यहाँ पे विराम लगता हुआ नजर आया है, कमल। जी बिल्कुल, आपने मनोज जी ये बात सही की कि ओवर स्पीड जब हम कार चलाते हैं तो हम 160 की स्पीड भी चलाते हैं, 200 भी चलाते हैं, और हमें 40 की स्पीड भी लानी पड़ती है, या स्पीड ब्रेकर आता है तो वहां पर गाड़ी को धीमे भी करना पड़ता है। पर मनोज जी, ये जो आपने कहा शार्प करेक्शन, देखिए शार्प करेक्शन आया सा हो सकता है, शायद अभी थोड़ा बहुत और भी बाकी हो कुछ करेक्शन। तो क्या ऐसा करेक्शन फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की डिमांड भारत में लौटा सकता है? देखिए, यहाँ पे फिजिकल डिमांड निश्चित रूप से लौटेगी, क्योंकि जो निवेशक है काफी समय से यहाँ पे सोना और चांदी खरीदना चाह रहे थे, लेकिन इतनी तेज गति से कीमतें ऊपर जा रही थी कि वो अपना जो बाइंग का निर्णय है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। भारत में मैरिज का सीजन भी यहाँ पे शुरू हो चुका है 15 जनवरी से, और काफी सारे घरों में यहाँ पे शादी ब्याह के जो है फंक्शन भी होने वाले हैं। तो जो भारत में कस्टम है कि यहाँ पे शादी में कुछ न कुछ मात्रा में, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अपने बच्चों के लिए सोने और चांदी की खरीदारी करता है। तो निश्चित रूप से एकदम से मार्केट में इतनी बड़ी करेक्शन आई है, तो फिजिकल जो डिमांड है, जो हम देख रहे थे कि पिछले एक महीने से लगभग नदारद थी, वो वापस लौटती हुई नजर आएगी। और हम कह सकते हैं कि जो जिनके यहाँ पे वैवाहिक कार्यक्रम है या जो मंगल कार्य है, तो उनके लिए एक हम कह सकते हैं कि रिलीफ भी जो है मार्केट लेकर के आया है। जो यहाँ पे परेशान थे और खरीद नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए वापस से मार्केट ने एक मौका दिया है। तो निश्चित रूप से आने वाले 10-15 दिनों में फिजिकल डिमांड जो है मार्केट में फिर लौटती हुई नजर आएगी, कमल जी। जी। और मनोज जी, अभी के माहौल में कैच द फॉलिंग नाइफ से कैसे बचे, या अभी थोड़ा सा क्या सावधानी बरतें इस पर? देखिए कमल जी, मैं यहाँ पे बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहते आया हूँ, और जब हमारे लक्ष्य हासिल हो गए थे सोने में $5,600, भारतीय बाजारों में 1,80,000, चांदी में $120 और 4 लाख के जब लक्ष्य हासिल हो गए थे, तब भी हमने यही कहा था कि मार्केट यहाँ पे हमेशा रहने वाली है और आपको एग्रेशन से बचना चाहिए, और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे अच्छी हेल्दी करेक्शन दिखा चुकी है, लेकिन अभी भी आपको एग्रेशन से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी स्टेबल नहीं हुआ है, तो स्टेबल होने दें। ट्रेडर्स के लिए यही सलाह रहेगी कि अभी कम से कम 1 से 2 वीक मार्केट को स्टेबल होने दें। और जहां तक निवेशकों का सवाल है, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जो लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सोच रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है निवेश के रूप में बनती हुई नजर आ रही है। और जो एसआईपी के निवेशक हैं वो अपनी एसआईपी जारी रखें, और इवन यहाँ पे टॉपअप भी जो है अब कर सकते हैं इस गिरावट के बाद। तो यही कहना चाहेंगे कि एग्रेशन नहीं दिखाना है, अपनी जो भी रिस्क अपेटाइट है उसके हिसाब से ही ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखें। क्योंकि मार्केट में जब बड़ी तेजी आती है तो उसके बाद करेक्शन भी आते हैं। तेजी और मंदी एक सिक्के के दो पहलू है, इसीलिए हम कहते हैं कि कभी खुशी कभी गम। तो हमको हर हाल में मस्त रहना चाहिए, और वह तभी हो सकता है जब आपकी पोजीशन जो है संयमित होगी। तो पोजीशन को संयम में रखें, और तेजी और मंदी ये दोनों मार्केट का पार्ट है। तो मैं 25 साल से मार्केट में हूँ, कमल जी, और मैंने कई साइकिल जो है मार्केट के देखे हैं। जी और कमोडिटीज में भी जो इस तरह का फॉल है, ये हमने सोना चांदी में पहले देखा है, पहले नहीं देखा, लेकिन बाकी सारी कमोडिटीज में इस तरह के उतार चढ़ाव हम देख चुके हैं। चाहे वो कच्चा तेल हो, या निकल की स्टोरी हो, या केस्टर सीड हो, या ग्वार सीड हो, या काली मिर्च हो, या इस तरह की बहुत सारी कमोडिटीज है, चाहे जी जी जीरा हो। तो इस तरह के उतार चढ़ाव हम मार्केट में भिन्न भिन्न कमोडिटीज में देख चुके हैं, सोना चांदी में पहली बार हुआ है। इसलिए निवेशकों को एक बड़ा आश्चर्य यहाँ पे लग रहा है। तो ये मार्केट का पार्ट है। तो इस पार्ट से आप तभी बच सकते हैं जब आपकी पोजीशन संयम में होगी। तो यहाँ पे एग्रेशन अभी भी मार्केट में नहीं दिखाना है। फॉलिंग नाइफ वाली जो आपने बात कही बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं होता है। कोई भी अगर ये बोलता है कि उसको पता है, तो उसकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट कहाँ जाके टॉप बनाएगा, कहाँ बॉटम बनाएगा, ये मार्केट खुद डिस्कवर करता है। और अपने को टॉप और बॉटम कभी भी पकड़ने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप संयमित रूप में निवेश करें, ताकि आप इस तरह के उतार चढ़ाव से बच सकें। जी मनोज जी, अब अंतिम सवाल कि देखिए गिरावट आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अगर हम मंथली क्लोजिंग देखें गोल्ड और सिल्वर की, तो वो हिस्टोरिकल हाई पर है। और दूसरा, आपने अभी कहा कभी खुशी कभी गम, लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं पीछे रह गए हम। अब 11 महीने अभी बाकी है इस साल के अंदर, तो आपका गोल्ड और सिल्वर पर
साल भर का टारगेट लगभग क्या रहेगा? देखिए, सोने पे अभी भी कमल जी मेरा जो टारगेट है वर्ष 2026 का, वो $6,000 का जो लंबी अवधि का हमने टारगेट दिया है। जी 5,600 हमारा लक्ष्य था जो हमने रिवाइज किया था $6,000 के लिए। तो अभी भी हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में सोने की कीमतें $6,000 तक जा सकती है। हो सकता है कि अगले 2 से 3 महीने कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले, तो बिल्कुल। वहां पे निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए। चांदी का जहां तक सवाल है, चांदी यहाँ पे थोड़ी वॉलेटाइल रहेगी। तो अब जब तक $120 के जो हाई इसने चांदी ने अभी लगाए हैं इस महीने में, अब उसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो फिर वहां पे हम $150 तक एक बार चांदी को जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन चांदी में अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमने एक कह सकते हैं कि बड़ा फॉल जो है ऊपरी स्तरों से देखा है। लेकिन मेरा मानना है कि मार्केट चाहे सोना हो या चांदी हो, जल्द स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। और निवेशकों को यहाँ पे पैनिक बिल्कुल मार्केट में नहीं करना चाहिए। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी में मेरी कोई पोजीशन नहीं है कमल जी, फ्यूचर्स मार्केट में। लेकिन समय समय पर रिकमेंडेशन के चलते क्लाइंट्स की पोजीशन इनमें जरूर हो सकती है। एसआईपी के रूप में जरूर मैं सोने और चांदी के ईटीएफ में मेरा पर्सनल निवेश भी करता हूं। और निवेशकों को, ट्रेडर्स को, सबको यही सलाह है कि मार्केट के उतार चढ़ाव में वो संयम रखें और अपनी पोजीशन संयमित रखें, ताकि आप वहां पे नुकसान और बड़े हानि से जो है बच सकें। और जो छोटे निवेशक हैं वो एसआईपी यहाँ पे, ये सही समय है उनको शुरुआत करने की, कमल जी। जी। और हम दर्शकों को बता दें कि मोल तोल पर कल बजट के दिन दोपहर में 4 बजे आप मनोज जी और अंकित कपूर जी के साथ ये देख सकते हैं लाइव प्रोग्राम कि बजट ने किसानों को, खेतों को और मंडियों को क्या दिया, क्या चेंजेज होंगे एग्रीकल्चर मार्केट में। तो हमसे आप जुड़े रहें कल दोपहर में 4 बजे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।